28 चेहरे पर जड़े नकाब। सलाखों में बंद शबनम ने अपना सिर पीछे दीवार पर सटा दिया। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखें पथराने लगी थी। लॉकअप में गहरी खामोशी पसरी थी और शबनम के दर्द की चीखें गूंज रही थी। संस्कृति की आंखों से शबनम का दर्द बहता जा रहा था। कुछ देर दोनों खामोश रही कि संस्कृति ने अपने आंसुओं को पोंछा। शबनम के दर्द के सामने उसे अपना दर्द कम लगने लगा था। सही कहा है किसी ने, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कितना दुख, कितना दर्द सहा है तुमने। तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इस लिपे पोते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। संस्कृति ने सांत्वना देते हुए शबनम के हाथों पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन शबनम तो पत्थर बनी बैठी थी। अब वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन संस्कृति ने अब सोच लिया था कि उसके दिल में दबा हुआ ये गुब्बार वह आज निकाल कर रहेगी। तुम्हारे बच्चे का यूं चले जाना, तुम्हारे साथ साथ यह दुख तो फरमान को भी हुआ होगा। संस्कृति की बात सुनते ही शबनम जोर जोर से हंसने लगी। दुख? किस बात का दुख? वो तो खुश था। वो जो चाहता था वो हो गया था। मतलब कि आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। अगर उसने उस रात मुझे मेरा बच्चा गिराने की दवाई न दी होती। हाँ, वो नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, लेकिन लेकिन क्यों? वो तो उसका भी बच्चा था ना। ऐसा मैं भी समझती रही जब तक उस हैवान के चेहरे से हैवानियत का नकाब नहीं उतर गया। 5 दिन हो चले थे हॉस्पिटल में पड़े पड़े। फरमान की कोई खैर खबर नहीं थी। एक आध बार मकान मालकिन मेरा पता करने आई थी। ठीक ही कहा था फरमान ने मुझे, शहरों की चकाचौंध में किसी के पास वक्त ही कहाँ है किसी के लिए। उसे तो सिर्फ अपने किराए से मतलब था। उसका दिल डरा हुआ था कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी थी और मेरा शौहर 2 दिन कहकर जाने कहाँ गायब था। फोन पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो 1-2 बार मुझसे मिलने सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वह मुझसे पूछना चाहती थी कि मेरा शौहर कब तक आएगा। क्या जवाब देती मैं उसे? मैं खुद ही नहीं जानती थी कि फरमान कहाँ था। 5वें दिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी और एक बिल का बड़ा सा पर्चा मुझे थमा दिया गया, लेकिन मेरे पास पैसे ही कहाँ थे उन्हें देने के लिए। मैंने रिसेप्शन से फरमान को फोन करने की कोशिश की, ये जानते हुए कि मकान मालकिन ने मुझे बताया कि कितनी ही कोशिश करने के बाद भी तुम्हारे शौहर का नंबर नहीं मिल रहा। लेकिन दिल में एक उम्मीद थी जो फोन मिलाते ही टूट गई। फरमान का नंबर बंद आ रहा था, लेकिन दिल उसे गुनहगार मानने को तैयार ही नहीं था। उस वक्त मैं यही सोचती रही कि अगर मैंने अपना बच्चा खोया है तो फरमान ने भी तो खोया है। कितना दर्द होगा जब वो आकर यह सुनेगा कि हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। कितना खुश था वो इस बच्चे के आने की खबर सुनकर। न जाने उसका फोन बंद क्यों है? कहीं उसका एक्सीडेंट वगैरह? नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हूँ मैं? खुदा मेरे साथ इतना जुल्म नहीं कर सकता। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने आंखें बंद करके खुदा से फरियाद की, ए मेरे खुदा, फरमान जहाँ भी हो सलामत हो। एक चोट तो तुमने मुझे दे दी, लेकिन अगर फरमान पर कुछ मुसीबत आई तो मैं सह नहीं पाऊंगी। अभी मैं सोच ही रही थी कि मेरे सामने वही नर्स आकर खड़ी हुई थी। आज घर जा रही है आप? आपके परिवार में से अभी तक कोई आपको लेने नहीं आया? मेरी आंखों की नमी उसे सारे जवाब दे रही थी। हाथों में बिल का पर्चा था जिस पर मेरे आंसू गिर रहे थे। वो आधे से ज्यादा भीग चुका था। मेरे बिना कुछ कहे शायद वो नर्स समझ चुकी थी मेरी मजबूरी को। उसने सलवार सूट के ऊपर पहने अपने सफेद रंग के गाउन में से हाथ डालकर कुछ पैसे निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। तुम्हारी बच्ची को दफन कर दिया था, कफन भी दे दिया, ये बकाया पैसे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो फिर से बोली, देखो बहन, इंसानियत अभी इस दुनिया में जिंदा है। किसी को दफनाने के लिए मैं तुमसे पैसे लूं? मेरा भगवान मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता। ऐसा गुनाह करके मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे भी कल को अपने भगवान को अपने कर्मों का हिसाब देना है। ये पैसे तुम रखो, अपने अस्पताल का बिल अदा करो। अस्पताल का बिल देकर मैं वहां से बाहर निकली। अभी कुछ पैसे मेरे हाथ में बकाया थे। एक रिक्शा किया और सीधा घर की तरफ चल पड़ी। मन ही मन खुदा से फरियाद करने लगी, ऐ खुदा, तूने मुझसे मेरे प्यार की निशानी छीन ली। मेरी माँ की निशानी भी अब मेरे पास नहीं रही, लेकिन मेरा प्यार उसे सलामत रखना। शायद खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली थी। घर पहुंची तो मकान मालकिन बाहर ही मिल गई। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। तुम्हारा शौहर आ गया है, अंदर है। सुनते ही मेरे मन का डर खत्म हो गया। रिक्शे वाले को पैसे देकर मैं अंदर की ओर भागी। मैं जल्द ही फरमान से मिलना चाहती थी। अंदर जाते ही मैं फरमान से लिपट कर रोने लगी। कहाँ रह गए थे तुम फरमान? तुम्हें मालूम है तुम्हारे पीछे से क्या क्या हुआ? कितना दर्द सहा है मैंने अकेले। हमारा बच्चा नहीं रहा फरमान। मेरी कोख के अंदर ही मेरे बच्चे का दम घुट गया। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे छोड़ के मत जाना। कितना चिल्लाई मैं, कितना पुकारा तुमको। अगर तुम होते तो शायद हमारा बच्चा बच जाता फरमान। मैं फूट फूट कर रो रही थी। रोते रोते मैं फरमान के सीने को पकड़े खिसकते हुए नीचे पैरों तक पहुंच गई। लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। फरमान पर मेरे रोने का कोई असर ही नहीं था। वह अभी भी वैसे का वैसा कमरे में खड़ा था। कमरे में एक खामोशी जरूर पसरी हुई थी। क्या उसे अपने बच्चे के चले जाने का कोई गम नहीं था? अगर मेरा उस बच्चे से एक रिश्ता था तो उसका भी तो उतना ही रिश्ता था ना उस बच्चे से।
क्यों उसके चेहरे पर शिकन की एक लकीर भी नहीं उभरी? सोचते सोचते मेरा रोना अब रुक गया था। मैंने सिर उठाकर फरमान के चेहरे की तरफ देखा। वह तो मुझे देख तक नहीं रहा था, उसका चेहरा दूसरी ओर था। मैंने पलटकर उस ओर देखा। वहां सामने वही दो आदमी बैठे थे जो पहले दिन मुझसे मिलने आए थे फरमान के साथ। उनको देखते ही मैं गुस्से में उबल पड़ी। फरमान, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे घर पे इन लोगों को फिर से मत लेकर आना। फरमान, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैंने उठकर फरमान को झकझोरते हुए कहा। चुप, एकदम चुप। फरमान मुझ पर चिल्लाकर बोला। क्या वर्षन क्या हो गया? तमाशा बना रखा है। इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो मैं तय करूंगा, तुम नहीं। मेरे साथ रहना है तो मेरे मुताबिक चलना होगा। चुपचाप अंदर चली जाओ। मुझे फरमान से इस रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर क्या हो गया था उसको? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा था? क्या उसे अपने बच्चे के खोने का गम लग गया था? लेकिन उसके चेहरे पर उसके रवैये से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मैं फरमान का यह रूप देखकर बहुत हैरान थी। चुपचाप अंदर वाले कमरे में चली गई और खिड़की में से बाहर देखती रही। फरमान उन दोनों आदमियों के साथ घंटा भर बातें करता रहा। फिर उसने उनके साथ हाथ मिलाया और उन्हें बाहर छोड़ने चल दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या इसी आदमी के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैं खुदा से फरियाद कर रही थी? मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। शरीर में जान नहीं थी। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर में फरमान कमरे में आया और चुपचाप मेरे साथ बिस्तर पर सो गया। ना उसने मुझसे कुछ बात की और ना मैंने उससे। मेरी खुशहाल जिंदगी का सपना मुझे बिखरता हुआ नजर आ रहा था। मेरे सारे सपने मेरी आंखों के सामने चूर चूर हो रहे थे। सोचते सोचते जाने कब आंखें लग गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब सुबह हुई तो फरमान घर में नहीं था। अब मुझे उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी। शरीर में कमजोरी आने के कारण मैं बिस्तर पर पड़ी थी। चाहते हुए भी उठ नहीं पा रही थी। फिर धीरे से मैंने उठने की कोशिश की। तभी कमरे में एक औरत दाखिल हुई। उसने मुझे कमर से सहारा देते हुए पकड़ लिया। अरे आराम से आसिफा। मैं उनकी तरफ हैरानी से देख रही थी। वो मेरे देखने के अंदाज से ही समझ गई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सोच रही हो मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ? फरमान की फूफी लगती हूँ मैं। नूरजहां नाम है मेरा। कल रात ही फरमान का फोन आया, बता रहा था तुम्हारे बारे में। अपने बच्चे को खो देने का बहुत दर्द था उसके दिल में। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ दिन यहाँ रहने के लिए कह दिया। मुझे पहले ही बुला लिया होता तो इतनी नौबत ना आती, लेकिन होली को कौन डाल सकता है बेटा। फरमान का फोन आते ही रात को ही चल पड़ी थी मैं और सुबह सुबह यहाँ पहुंच गई। मुझे घर पर छोड़कर ही निकला है वो दिल्ली के लिए। दिल्ली? लेकिन उसने मुझे तो हाँ, उसने मुझे बताया रात को कुछ तुम नाराज थी उससे। तुमसे मिलकर ही जाना चाहता था, लेकिन तुम्हें सोते हुए उठाना नहीं चाहता था। इसलिए मुझे कह गया कि जब आसिफा उठे तो उसे कह देना कि माना मर्द की आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। उसने भी तो अपना बच्चा खोया है ना आसिफा, और देखो कितनी फिक्र है तुम्हारी। रातों रात मुझे फोन करके बुला लिया तुम्हारी देखरेख के लिए। कहा गया कि जब मैं वापस आऊं तो मेरी आसिफा मुझे पहले जैसे मिलनी चाहिए, उसके चेहरे पर वैसे ही पहली जैसी रौनक हो। हफ्ते भर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। देखो तो कितनी कमजोरी आ गई है शरीर में। बच्चे के जाने का गम ना करो। खुदा ने चाहा तो आज नहीं तो कल फिर से तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। फूफी ने मेरे सिर पर हाथ फेर दिया। उनकी कही सब बातें मुझे सच लग रही थी, लेकिन आजकल के वक्त में लोगों के चेहरे पर चढ़े नकाबों को पहचानना बहुत मुश्किल था। आप समझ ही नहीं पाते कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। मैं फरमान के बिछाए जाल में फंसती चली जा रही थी। लेकिन फूफी जान, उसने तो मुझे कभी आपके बारे में बताया ही नहीं। वो हमेशा यही कहता रहा कि उसके परिवार में उसका कोई नहीं है। खानदान में मतलब उसके पिता नहीं है, माँ नहीं है। मैं तो वैसे भी दूसरे खानदान से हूँ। शादी के बाद औरत का अपना खानदान ही कौन सा होता है? उसका खानदान तो उसके पति का खानदान ही माना जाता है। जैसे तुम अपने माता पिता के खानदान की नहीं, अब फरमान के खानदान की कहलाओगी। फूफी जान ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आज कितने दिनों के बाद किसी के प्यार वाले स्पर्श का एहसास हुआ था। कलंक एपिसोड 29, दलदल में फंसते कदम। फरमान की फूफी का उस वक्त मेरी जिंदगी में आना मुझे सुकून भरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए भी कोई चिंता करने वाला था। फूफी का प्यार भरा स्पर्श मुझे अम्मी के स्पर्श की याद दिला रहा था। अरे ये क्या, कान में एक ही झुमका, दूसरा कहीं खो गया क्या? फूफी जान के पूछते ही मेरी आंखों के सामने गुजरे 5 दिन किसी पिक्चर की तरह घूमने लगे। उन 5 दिनों में सहा हर दुख मेरी आंखों से जर जर करता हुआ बह रहा था। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। अपने बच्चे को खोने का दुख क्या होता है यह बस एक माँ ही समझ सकती है। मुझे यूं रोता देखकर फूफी जान ने मुझे अपने गले से लगा लिया। अरे पगली, रोती क्यों है? खो गया तो खो गया। वो मुझे किसी बच्चे की तरह पुचकार रही थी। उस वक्त मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। कैसे कहूँ फूफी जान, कैसे समझाऊं आपको?
कि क्या खो गया है मेरा। मुझसे मेरा अंश खो गया है, फरमान का वंश खो गया है। मेरे कानों में पड़ा ये एक झुमका, यह मेरी अम्मी की निशानी है और मेरे गुजर गए बच्चे की भी। कभी यह मेरी जिंदगी की खुशी था, आज गम का एक हिस्सा बनकर जा गया है। यह मुझे हमेशा मेरे दर्द की याद दिलाता रहेगा। मैं उनके गले से लगी हुई सुबक रही थी। वो प्यार से मेरी कमर पर हाथ फेरती रही। मैं समझ गई मेरी बच्ची तो क्या कहना चाहती है, लेकिन मैं भी तो तेरी अम्मी के जैसी हूँ। अगर एक बात कहूँ तो तू बुरा तो नहीं मानेगी? जी कहिए। जिंदगी में जो चीज हमें अपने अतीत के खौफनाक मंजर की याद दिलाए ना, उस चीज को कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। हमेशा जिंदगी में अपनी खुशियों को संजो कर रखना। अगर जिंदगी में हम गम को इतनी अहमियत देने लगे तो जिंदगी कहाँ से चल सकती है? फिर तो हम जी ही नहीं पाएंगे। अपने अतीत को भूलकर आगे की जिंदगी पर ध्यान दो। अपनी यादों में सिर्फ खुशियां भरो, गम नहीं, ताकि जब भी अपनी यादों को टटोलो तो तुम्हें अपनी जिंदगी खुशगवार दिखे। कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और सामने छोटी सी टेबल पर पड़े अपने एक बैग में से कुछ ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे अपने बैग में से एक डिब्बा निकाल कर दिया। देखने में वो डिब्बा किसी गहनों के डिब्बे की तरह ही था। उस पर लाल वेलवेट का कपड़ा चढ़ा हुआ था। फूफी जान ने वह डिब्बा लाकर मेरी गोद में रख दिया। यह लो आसिफा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे देख क्या रही हो, पकड़ो और खोलो इसे। मैंने चुपचाप वह उनके हाथों से ले लिया और उनके कहने पर उसे खोलने लगी। उसमें बहुत ही खूबसूरत एक हार और झुमके थे। फूफी जान, ये तो। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती कि फूफी जान मुझे बीच में ही टोकते हुए बोली, यह मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मेरी तरफ से नेक समझना। लेकिन यह तो बेशकीमती लगता है, इतना महंगा तोहफा मैं कैसे ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बेशकीमती है, तुम्हारी ही तरह। अरे मेरी बहू रानी भी तो बेशकीमती है और पहली बार मिल रही हूँ तुम्हें। मेरी तरफ से मुंह दिखाई समझ लो। चलो अब उतारो इस झुमके को और इसके साथ अपने सारे गम जो इसके साथ जुड़े हैं। लेकिन ये मेरी माँ की इकलौती निशानी है मेरे पास। क्या तुम मुझे अपनी अम्मी नहीं समझती? नहीं फूफी जान, ऐसी बात तो नहीं है। और मैं उनसे क्या कहती उस वक्त? तो फिर ठीक है, आज से इस अम्मी की यह निशानी पहन लो। कहते हुए फूफी जान ने वो हार मेरे गले में डाल दिया। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची, खुदा करे किसी की नजर ना लगे, कहकर वो मुस्कुराई और अपनी आंखों से उंगली में काजल निकालकर मेरे कान के पीछे लगा दिया। अच्छा चलो उतारो अब ये अकेला झुमका और ये वाले झुमके पहन लो। और लाओ तुम्हारी अम्मी का ये झुमका मैं संभाल कर रख देती हूँ। फूफी के कहने पर मैंने उनके दिए हुए हार के साथ वाले झुमके पहन लिए और अपनी अम्मी की निशानी को उतारकर फूफी के हाथ में दे दिया। फूफी और मैं बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर उन्होंने अपने हाथ से सत्तू बनाकर मुझे खिलाया। इसे खाने से शरीर में कुछ जान आ जाएगी। फूफी जान, आप अकेले इतना काम? ये कहकर मैंने उठने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो, तुम्हारे शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है, ऐसे वक्त में आराम करना बहुत जरूरी है। फूफी सारा दिन मेरी सेवा में लगी रहती थी। वो अपने हाथों से तरह तरह की चीजें बनाकर मुझे खिलाती, कभी पिन्नियां, कभी पंजीरी और ना जाने कितने पकवान। एक दिन मैंने फूफी से कहा, फूफी आप तो मेरी आदतें बिगाड़ रही है, ना तो मुझे कुछ काम करने देती है और ना ही बिस्तर से उठने देती है। ऐसे में तो मैं काम करना ही भूल जाऊंगी। ऊपर से आपके हाथ के खाने का स्वाद जो मुंह को लग गया है सो अलग। अरे अच्छा है ना, इसी बहाने तुम कभी कभी मुझसे मिलने आती रहा करोगी मेरे घर। वैसे भी मैंने फरमान से वादा किया है कि उसके आने से पहले पहले उसकी बीवी को पहले जैसा करके छोड़ूंगी, सारी कमजोरी निकल जाएगी शरीर की। फूफी और मुझे साथ रहते रहते हफ्ता हो चला था। उनके घर आ जाने के कारण अब मैं अकेलापन भी महसूस नहीं कर रही थी। जब भी फरमान के बारे में सोचती तो वो मुझे अपनी बातों में लगाकर मेरा ध्यान भटका देती। अरे आ जाएगा फरमान भी, अच्छा है ना, हमें कुछ दिन और साथ साथ रहने को मिलेगा। हफ्ते भर में मेरी सेहत सुधरने लगी थी। मैं अब शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर रही थी। बेसन का उपटन चेहरे पर लगा ले, देखना चेहरा कैसे खिल उठेगा। तू देखना, फरमान आएगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। उनसे ये सब सुनकर जब मैं आईने में अपने आप को देखने लगी तो मेरा आईना भी मुझे मेरे चेहरे में आए बदलाव की कहानी सुना रहा था। हफ्ते भर पहले कितनी उदास थी मैं और आज मेरा चेहरा खिल रहा था। फूफी के कहने पर मैं अपने गम को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। जिंदगी अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं थी, मैं अपना ध्यान रखने लगी थी। चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। अब बस इंतजार था तो फरमान का। अब दिल चाहता था कि वो जल्दी से वापस आ जाए। फूफी, उनका संदेशा आया क्या कोई? उस दिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने वही पुराना जवाब मुझे दे दिया। अरे आ जाएगा तेरा फरमान, क्यों इतनी बावली हुई पड़ी है अपने आदमी के लिए? फूफी एक सांस में बोल गई। मैं उनका चेहरा देख ही रही थी, मुझे अपनी तरफ यूं देखते हुए थे। शायद वो मेरे चेहरे के भावों को समझ गई थी, इसलिए उन्होंने बात पलटाते हुए कहा,
अरे मेरा मतलब है, औरत आदमी के पैर की जूती नहीं होती। औरत में तो वो ताकत है कि आदमी को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। और तू अपनी अहमियत ही नहीं समझती है। मैं कुछ समझी नहीं फूफी जान। अच्छा बैठ, मैं समझाती हूँ। देख, औरत आदमी की जरूरत होती है। आदमी अकेला जिंदा नहीं जी सकता। उसे हर वक्त एक औरत की जरूरत महसूस होती है। लेकिन औरत चाहे तो अकेले भी जिंदगी बसर कर सकती है। जितना तू अपने आदमी के पीछे पीछे भागेगी, वो तुझसे दूर भागेगा। और जितना तू उसे अपने से दूर करने की कोशिश करेगी, वह उतना ही तेरे पीछे पीछे दुम हिलाता घूमेगा। समझी कि नहीं? फूफी जान की कही बात कहीं ना कहीं सच्ची थी। उनकी बात में दम तो था। मैंने भी मन ही मन में सोच लिया कि अब फरमान आएगा ना, तो मैं भी औरतों की तरह अपने पूरे नखरे दिखाऊंगी। फूफी के समझाने का तरीका, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती। एक अनजाना सा रिश्ता बनने लगा था उनके साथ। हंसते खेलते ही खाते पीते साथ साथ 15 दिन बीतने को थे। लेकिन फरमान की अभी कोई खबर नहीं थी। उस दिन के बाद मैंने भी मन ही मन में सोच लिया था कि अब मैं उसके बारे में फूफी से कुछ नहीं पूछूंगी। अब मैं किसी को यह एहसास ही नहीं होने दूंगी कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती। फरमान को भी नहीं। फूफी के साथ रहते हुए दिन कब ढलता पता ही नहीं चलता। हर दिन कुछ नई बात ही छेड़ देती वो। कितना अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे साथ रहना। मेरी जिंदगी में बेटी की कमी पूरी हो गई तुम्हारे आने से। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे तो दिए, लेकिन बेटी नहीं दी। मैं तो जानती ही नहीं थी कि बेटी कितनी अच्छी होती है। तुम्हारे साथ रहने से मुझे पता चल गया कि बेटी क्या होती है। हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, ऐसा मैं सोचने लगी थी। लेकिन इस दुनिया पे चेहरों पर चढ़े नकाबों को उतार कर असली चेहरे पहचान पाना बहुत मुश्किल है। दुनियादारी की इतनी समझ मुझ में कहाँ थी। जल्द ही फरमान की फूफी के चेहरे पर चढ़ा अच्छाई का वह नकाब उतरने वाला था। उस दिन मैं जब सोकर उठी तो दूसरे कमरे से फूफी के किसी के साथ बात करने की आवाज आ रही थी। इतने सुबह सुबह फूफी जान किससे बात कर रही है? मैंने मन ही मन में सोचते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोल दूसरे कमरे का रुख लिया। फूफी जान के साथ कमरे में एक आदमी था। मुझे अचानक कमरे में देखकर वो घबरा सी गई। फिर अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोली, अरे आसिफा, आओ आओ बेटी, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? एक अनजान आदमी को देखकर मैं अपना सर का दुपट्टा संभालते हुए कमरे में आई। इससे मिलो, यह मेरा बेटा है, इकबाल। तुम्हें बताया था ना कि मेरे 2 बेटे हैं। सामने ही एक लंबा चौड़ा 6 फीट का नौजवान खड़ा था। आदाब, उसने कहा। मैंने अपना सर झुकाकर जवाब दिया। फूफी जान के बच्चे इतने बड़े हैं, लेकिन उनकी उम्र तो इतनी नहीं लगती, मैंने मन ही मन में सोचा। इकबाल की नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। इकबाल बेटा, यही आसिफा है, अपने फरमान की बेगम। फूफी ने इकबाल को देखते हुए कहा, जी आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगी। जी आप तकल्लुफ ना करें, मैं तो बस जा ही रहा था, बहुत ही नरमी के साथ इकबाल बोला। हाँ आसिफा, तुम बैठो। इकबाल तो बस फरमान का संदेशा लेकर आया था। फरमान का संदेशा? सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। वो ऐसा है कि मेरे घर पर कुछ जरूरत आन पड़ी है, मुझे वापस जाना होगा। फूफी का ऐसा कहना था कि मेरा दिल उदासी से भर गया। क्या फूफी मुझे छोड़कर चली जाएगी? क्या फरमान की गैर मौजूदगी में मुझे फिर से अकेलापन झेलना होगा? अभी मैं सोच ही रही थी कि फूफी जान फिर से बोली, फरमान ने कहला भेजा है कि अगर आप घर जाना चाहती है तो कुछ दिन के लिए आसिफा को भी अपने साथ ले जाइए। वो हमारे यहाँ से ही आकर तुमको ले आएगा, या इकबाल तुम्हें छोड़ आएगा फरमान के पास। उन्होंने मुझे सारी बात बताई। फूफी की बात सुनकर मेरी जान में कुछ जान आई। अपनी कहानी सुनाते हुए शबनम कुछ देर के लिए खामोश हो गई। संस्कृति चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। हम जो सोचते हैं, अगर यह दुनिया वैसी ही हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाए ना। शबनम ने खामोशी को तोड़ते हुए फिर से